हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है शांति के प्रयास यानी पीस इफोर्ट्स। और हम पहले इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हम आपको समझाए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था का स्थापना किया गया जिसका नाम था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम अभी राष्ट्र संघ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में किया गया था। पिछले वीडियो में इसके बेसिक चीजों को हम पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो राष्ट्र संघ संस्था है, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल लीग के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख कौन कौन से अंग है, इसके मेन पार्ट्स को हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्र संघ में जो धारा फर्स्ट है, राष्ट्र संघ के पहली धारा में राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सूची तैयार की गई है। यानी जो इस राष्ट्र संघ के मेंबर कंट्रीज है उसके लिस्ट को रखा गया है धारा फर्स्ट में, और राष्ट्र संघ के धारा सेकंड में राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा किया गया है। प्रमुख 3 अंगों की चर्चा जो है किया गया है धारा सेकंड में। तो देखिए, ये 3 प्रमुख अंग कौन कौन है राष्ट्र संघ के। तो इसमें सबसे पहला है जिसको कहते हैं हम व्यवस्थापिका सभा। फिर इसमें दूसरा है हमारा परिषद, और फिर तीसरा जो इसका प्रमुख अंग है ये है सचिवालय। अब यहाँ इस तीनों के बारे में बारी बारी से हमें पढ़ना है। व्यवस्थापिका सभा को इंग्लिश में असेंबली बोला जाता है, इसको काउंसिल बोला जाता है और इसको सेक्रेटरी बोला जाता है। अब देखिए, इस तीनों प्रमुख अंगों के अतिरिक्त राष्ट्र संघ के और 2 अंग है जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, और फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, या इसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे 3 तो प्रमुख अंग है राष्ट्र संघ के, ये भी 2 इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र संघ के। और इस 5 के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्या है और फिर इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो आइए बारी बारी से सबको समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका सभा यानी असेंबली की। तो यह जो व्यवस्थापिका सभा होती है ये राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा होती है, और इस असेंबली में राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश है उन सारे सदस्य देशों की एक प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्र संघ के 60 सदस्य देश थे, तो सभी देशों के इन 60 देशों के एक प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में हमेशा उपस्थित रहते थे। और फिर प्रत्येक राष्ट्र को जब भी कोई मामला आता था सुलझाने के लिए, किसी मामले पर जब भी विचार विमर्श करना होता था, तो प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक देश को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त था। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि व्यवस्थापिका सभा के कार्य कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से काम है इसके। तो व्यवस्थापिका सभा सबसे पहले नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करते थे। यानी इसका सबसे प्राथमिक कार्य था कि अगर कोई नया देश जो चाह रहा है कि हम भी राष्ट्र संघ का सदस्य बने, तो उसे सदस्यता प्रदान करने का काम व्यवस्थापिका सभा करती थी। और हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कल के वीडियो में ही कि कोई नया राष्ट्र तभी इसका सदस्य बन सकता है राष्ट्र संघ का जब 2/3 सदस्य सहमत हों। यानी 60 सदस्य हैं तो इसका 2/3 यानी 40 सदस्य अगर सहमत होंगे तभी उनको सदस्यता मिलेगा। तो
नए राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना यह व्यवस्थापिका सभा का ही कार्य है। साथ ही साथ राष्ट्र संघ के जो विधान है, राष्ट्र संघ के जो कानून है उसकी समीक्षा करना और उस कानून में संशोधन करना, यह भी इसका एक प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो वाद विवाद आ रहा है उस पर विचार विमर्श करना भी इसका कार्य है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन देना, यानी जैसे न्यायाधीशों और महासचिव की नियुक्ति कर लिया गया और उस पे जो लास्ट फैसला दिया जाता है सहमति की, हाँ इन्हें अब चुन लिया, मतलब इन्हें कंप्लीटली बना दिया जाए न्यायाधीश या महासचिव वगैरह, तो अंतिम अनुमोदन देने का काम असेंबली करती है। अब इसके बाद दूसरा प्रमुख अंग है परिषद। तो देखिए परिषद में क्या होता है, यानी काउंसिल में दो तरह के मेंबर होते हैं, दो तरह के सदस्य होते हैं। एक को कहते हैं स्थायी सदस्य और एक को कहते हैं अस्थायी सदस्य। तो देखिए प्रारंभ के दिनों में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली जब स्थापना हुआ तब इसके स्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी और रूस भी इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त कर ली और फिर अस्थायी सदस्य में 9 छोटे छोटे राज्य जो है इसके अस्थायी सदस्य के अंतर्गत शामिल थे। अब बात करेंगे हम परिषद के कार्यों की कि काउंसिल जो है ये किस किस कार्य को संपन्न करती है। तो देखिए राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंतर्गत, यानी राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मसला आता था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद आता था, उस पर विचार विमर्श करना और साथ ही साथ ठोस कदम उठाना, ये काउंसिल का प्रमुख कार्य था, यानी परिषद का कार्य था। अब आपको एक और चीज हम समझा दे, चूंकि यहाँ पे सदस्यता की बात आई है तो जान लीजिए आप कि अमेरिका जो है ये राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से था। यानी राष्ट्र संघ का जब स्थापना हो रहा था तो अमेरिका उसमें शामिल था। यहां तक कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय भी अमेरिका के ही तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। लेकिन बाद में अमेरिका ने सदस्यता स्वीकार नहीं किया, यानी अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना। यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो इसके अंग को हम समझ लिए। अब आइए तीसरा अंग जो है इसका वो है सचिवालय और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सचिवालय का तो तीसरा है ये हमारा सेक्रेटरिएट। तो यहाँ इसके स्थापना का उद्देश्य था राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन था नेशनल लीग का उसको संपन्न कौन करता था, सचिवालय। और आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, यानी हेड क्वार्टर ऑफ सेक्रेटरिएट। तो ये था जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है और वहां बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है और वहीं पे राष्ट्र संघ के सचिवालय का भी मुख्यालय था। और देखिए सचिवालय के अंतर्गत 12 विभाग आते थे और ये सभी विभाग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करते थे, जितने भी विभाग थे इसमें। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। तो हम पहले ही बताएं कि राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख अंग हैं और उस 3 अंगों के अतिरिक्त 2 ये अन्य महत्वपूर्ण अंग भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले इसके स्थापना का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना। यानी अगर 2 देशों के बीच में झगड़ा है या कोई विवाद है तो उसका निपटारा कर देना ताकि युद्ध की शुरुआत ना होने पाए, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वो जो वर्तमान नीदरलैंड है, यानी आज के नीदरलैंड, आधुनिक नीदरलैंड के हेग नामक शहर में उसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब इसके बाद यहां एक और चीज देखना है कि असेंबली जो है यानी व्यवस्थापिका सभा, उसके महत्वपूर्ण मसलों पर, यानी जो महत्वपूर्ण मसला होता है असेंबली का, उस पर राय देती है, अपना विचार देती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हम बात करेंगे, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो ये जो समय है प्रथम विश्व युद्ध के बाद का,
तो उस समय औद्योगिक विकास काफी प्रगति पे था और हमें पता है कि 1917 में रूस में बोल्शेविक सरकार स्थापित हुआ था। रूस ने मजदूरों की स्थिति सुधारने पर वहां बोल्शेविक वहां पे जो सर्वहारा वर्ग होता है मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित हुई थी, वहां मजदूरों की सुदृढ़ स्थिति पर ध्यान दिया गया था। तो देखिए उसका प्रभाव था कि यहां राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक श्रमिकों के महत्व पर, यानी वैसे श्रमिक जो कल कारखानों में उद्योगों में काम कर रहे हैं उनके महत्व पर बल देना, उनके इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना। और फिर इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए यानी इसका मुख्यालय, तो ये भी जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड की एक शहर है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं राष्ट्र संघ के तीनों प्रमुख अंग और ये दो अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो राष्ट्र संघ संगठन है ये शांति का प्रयास कैसे की और इसके प्रयासों के फलस्वरूप विश्व में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ, लेकिन आगे चलकर कुछ ही दिनों के बाद ये असफल रही, मतलब ये सारे क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। तो फिर आखिर असफल होने के इसके कौन कौन से कारण थे वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे।